हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो, तैयारी ठीक ठाक चल रही हो। सो वेलकम टू आवर सीरीज। ये है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया, लेक्चर नंबर 5, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। इस पे हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्टेप्स देखेंगे, अच्छी जो केस स्टडीज़ हैं वो देखेंगे, और आगे और क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। राइट। सो बेसिकली ये पार्ट है गवर्नमेंट स्टेप्स का और वे फॉरवर्ड का। फटाफट एक रिकैप मार लेते हैं। लास्ट टाइम हमने समझा था कि नक्सलाइट मूवमेंट क्या चाहती है और वो किस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। ओवरऑल एक्शंस देखे थे और उनके मेथड्स देखे थे। मेथड्स मतलब करने के तरीके। उसके अंदर हमने गुरिल्ला वॉरफेयर देखा था, फिर एनजीओ और बाकी सिविल सोसाइटीज़ के थ्रू वो प्रोपोगंडा फैलाते हैं वो देखा था। फिर हमने देखा था उनका एक बहुत बड़ा वुमेन कार्डर है। फिर हमने समझा था अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है ये, और हमने न्यूज़ भी देखी थी इसके बारे में। फिर हमने शेयर किया था, मतलब मैंने शेयर किया था इसकी जो डिटेल्स हैं, राइट, ये क्यों हो रहा है और लोग क्यों इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर लिंक्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ध्यान रखिएगा एग्जाम में माओइस्ट या एक्सट्रीमिस्ट मत लिखिएगा, ओके। और नक्सलाइट जस्ट राइट, इवन नक्सलाइट इज फाइन बट ऑफिशियल टर्म है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो इसके लिंक क्या है दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और फॉरेन कंट्रीज के साथ। इसके अंदर हमने एक एसोसिएशन पढ़ी थी, सी कॉम्पोजर, ओके। फिर इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये क्यों राइज हुआ और ये क्यों चल रहा है अभी भी। तो राइज के तो हमने पहले ही एक लेक्चर में देख चुके थे रीजंस, और इसको सस्टेन क्या कर रहे हैं, ये चीज क्या चीज इसको चला रही है, इसको कंटिन्यूअस एनर्जी कहां से मिल रही है, लगातार इसको ताकत कहां से मिल रही है वो भी देखा। अभी आते हैं आज के लेक्चर पे, लेक्चर 5, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज हमारे जो स्टेप्स हमने लिए हैं, सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं उनको देखेंगे नक्सलिज्म के खिलाफ। सो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है बाय ऑनरेबल मिनिस्टर एंड राजनाथ सिंह। तो इन्होंने कहा कि एलिमिनेट करना है नक्सलिज्म को 2022 तक, और उसके लिए बहुत हेल्प करेंगे सीएम की। ये वैसे चंडीगढ़ सॉरी छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है एंड ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है। तो ये आप एजेंडा समझ सकते हो। जैसे मैं लेक्चर शुरू, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले एक नज़रिया देने की कोशिश करता हूँ, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। तो ये वही पर्सपेक्टिव है जिसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि सरकार क्या असल में चाहती है और क्या कर रही है। एक एनेक्डोट, छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जब नक्सल बढ़ने लगा था 1967 में, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझती थी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। और इसका प्रूफ क्या है, देखो पहले तो प्रूफ ये है कि जब नक्सलबारी में ये आउटब्रेक हुआ था, हमला हुआ था, तो जो होम मिनिस्टर थे वाई बी चवन, उन्होंने कहा था लोकसभा में कि ये सिर्फ लॉलेसनेस है, मतलब वो सिर्फ कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ उनके पीछे कोई वो नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोच विचार कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही कर दिया, बस गुंडागर्दी कर रहे हैं ऐसे। तो सरकार ने क्या इस वजह से, इसका मतलब क्या है, सरकार ने चीजें एनालाइज नहीं करी। उन्होंने ये नहीं देखा ये क्यों हुआ असली में और ये कितना फैल चुका है लोगों में। इसीलिए इन्होंने ये भी सोचा कि हम इसको छोटे टाइम पे खत्म भी कर देंगे। तो ये थोड़ी सी गलतफहमी थी, उस टाइम अच्छे से एनालाइज नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि उस टाइम बस ये समझा जा रहा था कि ये एक सिर्फ कानूनी मतलब चीज़ है और वो कानून फॉलो नहीं कर रहे, बस थोड़ी सी झड़प हो गई होगी ऐसे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है इसके पीछे, या वो लोग कुछ और भी चाहते हैं, और कितने लोग ऐसा चाहते हैं ये सब उस टाइम नहीं ध्यान दिया था। और इसीलिए कई बार सरकारें जो है वो बोल देती हैं कि ये तो छोटी सी चीज़ है ऐसे। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि अभी तक अभी ऐसा चल रहा है। 2000 के बाद थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस आई थी, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था दैट ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है। ये 2006 में कहा था, और 2009 में फिर से उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनती जा रही है और इसको जल्दी से संभालो, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया अब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट का हो गया है ना। इसी वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं था या सरकार को पता ही नहीं था कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से सरकार ने जितनी भी मसल लगाई, जितना भी कानून लगाया, नक्सल मूवमेंट जो थी वो फिर भी फैलती रही।
और खासकर कहाँ फैली? रूरल एरियाज में, बिकॉज वहां पे क्या इशू था? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। और ये मैंने आपको समझाया है कि कैसे माओवादी या नक्सलाइट इस चीज का फायदा उठाते हैं, इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो माओवादियों की और नक्सलाइट की जो ये मूवमेंट है, जो स्टार्ट हुई थी और जो चल रही है, ये चल क्यों रही है? क्योंकि इसका मेजर इशू है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके। और आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो स्टेट हैं, भारत के राज्य हैं, उनको संभालना होता है, सेंटर को नहीं। और इसीलिए काफी जो सपोर्ट होता है, सेंटर सपोर्ट देता है, मतलब वो खुद की स्कीम्स नहीं चलाते हैं, वो स्टेट को हेल्प करते हैं कि हाँ आप ये स्कीम ले लो, हमने चलाई है, हम फंड देंगे, आप इसको इंप्लीमेंट करो। तो इसका थोड़ा और बैकग्राउंड समझते हैं कि देखो, जो फिर उन्होंने, सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी 2006 में। जब मैंने आपको बताया ना, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमेशा ऐसे बोलना, पेपर में भी ऐसे लिखना, ऑनरेबल, इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं। कभी भी आप प्राइम मिनिस्टर, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी आप एमपी, किसी का भी नाम लिख रहे हो, ऑनरेबल लिखो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। सो 2006 में जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नक्सल एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, काफी सारे नए स्टेप्स लिए गए थे। उनमें से एक नया स्टेप था कि एक होम मिनिस्ट्री में एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक डिवीजन बनाया गया, हम डिस्कस करेंगे वो। और एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी बंदोपाध्याय के नाम से, उनके अंडर बैठाई गई थी, डी बंदोपाध्याय उनका नाम था। और इन्होंने रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को दी थी। ऑलराइट। तो ये एक्सपर्ट ग्रुप बैठाया था और ये प्लानिंग कमीशन को एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ। अब ऐसे देखा जाए, कोई मतलब न्यूज़ तो है नहीं, मतलब लोगों को ऑलरेडी पता था, ये सरकार में पता ही होता है चीज़ें। तो कमेटी ने बोला कि लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, जो जैसे रेड कॉरिडोर, आपको पता है क्या है? तो रेड कॉरिडोर में जो लोकल लोग हैं, उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, और इसीलिए उनके पास अपने हक भी नहीं है, अपनी ज़मीन पे हक नहीं है। जैसे मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, मैं ये मैंने बताया है। तो उनके पास अपनी ज़मीन, जैसे मैंने बताया था ना, जल, जंगल और ज़मीन, तो उनका इस चीज़ पे हक ही नहीं है। उनका हक जो था वो छूटता जा रहा है। राइट। फिर इस रिपोर्ट ने यह भी बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स है, उन्होंने अच्छे से डेवलपमेंट भी नहीं लाई है वहां पे। गुड गवर्नेंस लाने में सक्षम नहीं रही है गवर्नमेंट मशीनरी। कहाँ पे? नक्सल वाले एरियाज में, सॉरी। तो इन्होंने बोला कि एक ट्राइबल फ्रेंडली, जो उनके हित में हो, लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी लाई जाए, जो ट्राइबल्स के हक में हो, उनके हित में हो। तो देखो, इन्होंने जो मेजर सोल्यूशन दिया था यही था। तो क्या है? उनका हक नहीं है। आप समझो इस बात को कि जो नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम है, ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़्यादा है रादर देन सिक्योरिटी। लेकिन अब ये बन गई है, पहले इतनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी, अब बन गई है। तो अब बैलेंस लेके चलना है, डेवलपमेंट भी करनी है, सिक्योरिटी भी करनी है। तो 2009 में, जैसे मैंने आपको फिर से बताया था, कि सरकार ने फिर से यही कहा कि जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करे हैं, और ये कमेटी के रिपोर्ट ने 2006 में ही कह दिया था। तो इसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन ये सिक्योरिटी वाले ऑपरेशंस थे। मिशंस जो चलाए गए वो सिक्योरिटी वाले थे, डेवलपमेंट वाले नहीं थे। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट। जस्ट अ सेकेंड। ऑपरेशन ग्रीन हंट, इसको हाईलाइट भी ग्रीन से करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट था। और अभी थोड़े सालों पहले सीआरपीएफ ने एक और चलाया है, बस्तरिया बटालियन। तो ये सब चीज़ें करी गई हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये डेवलपमेंट मेजर्स नहीं है। आगे बढ़ते हुए, इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डेवलपमेंट मेजर्स डिफरेंट होते हैं, विकास के लिए और सिक्योरिटी के लिए अलग है, सुरक्षा के लिए अलग है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सेंटर और स्टेट का क्या डायनामिक चल रहा है।
देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसको बना के रखने के लिए प्राइमरी पहली जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की, ना कि यूनियन गवर्नमेंट की। लेकिन केंद्रीय सरकार इस चीज़ को बहुत पास से पैनी नज़र रखी रहती है इस सिचुएशन पे, क्योंकि अब ये एक स्टेट में नहीं रहा है, ये नक्सलिज्म काफ़ी सारे स्टेट्स में फैल गया है। तो सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, ये काफ़ी सारी हेल्प करती है, काफ़ी चीज़ों के द्वारा हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे उनके साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कई सारे स्टेट्स के साथ और सेंटर के साथ मीटिंग होगी और स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर सरकार जो है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को रिसोर्सेज देगी, उनको इंटेलिजेंस देगी कि यहाँ पे हमला हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, और सारे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करवाएगी, कोऑर्डिनेशन, ताकि मिल बांट के चले। हमला जो करना है या फिर अपनी जो सुरक्षा करनी है वो एक साथ मिल बांट के करें, इंफॉर्मेशन शेयर करके करें। तो कोबरा बटालियन है, ठीक है, सीएपीएफ है, तो सैंक्शन ऑफ इंडियन रिजर्व बटालियन, तो ये सब सरकार देती है क्योंकि ये केंद्रीय सरकार के कंट्रोल में है। फिर एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। इसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो अभी हम देखेंगे, जो सरकार ने चलाई हैं नक्सलिज्म में, नक्सलिज्म के जो एरियाज़ हैं उसके अंदर विकास लाने के लिए। वैसे तो हम आगे देखेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि हाँ बता दूँ एक बार। तो एक स्कीम है SRE, SCA, ये सब हम आगे देखेंगे, बट ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार। फिर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है, स्पेशल इंफ्रा, सब स्कीम्स हम देखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में ही देखेंगे। और जो पुलिस स्टेशन है उनको फोर्टिफाई करना है, मतलब उनको और स्ट्रांग बनाना है, उनके लिए सिक्योरिटी और बढ़ानी है। फिर इसमें एक और आता है मीडिया प्लान, फाइनली सिविलियन एक्शन प्लान या सिविक एक्शन प्लान। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ये एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। बट मैंने जैसे आपको बताया, कुछ हाल फिलहाल 10-20 सालों में सरकार को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो गुड गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट है नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो अप्रोच अभी चेंज हो गई है, सिक्योरिटी भी है और डेवलपमेंट भी है, मतलब दोनों तरफ से हमला किया जा रहा है नक्सलिज्म पर, दोनों तरफ से हमला करेंगे। ताकि एक कई बार क्या होता है, अगर आप सिक्योरिटी चला दो ना, तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि अगर आप वायलेंस करोगे इंडिपेंडेंस के लिए, तो जो ब्रिटिश सरकार है वो उसी चीज़ को मोटिवेशन यूज़ करके और हमला करेगी आप पे। तो सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि एकदम से पूरा हमला नहीं कर सकते, डेवलपमेंट करोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ सरकार हमारे हित में अब काम कर रही है, तो अभी हमें नक्सलवाद का रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्कीम्स क्या हैं, इसमें असिस्टेंस मिलता है सेंटर से, याद रखिए ये स्कीम्स फॉर स्टेट्स के, राज्यों के लिए है, लेकिन इसमें सेंटर नहीं चलाता है, सिर्फ असिस्टेंट देता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, असिस्टेंस देता है, सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सबसे पहले स्टेट, राज्य सरकार की आती है। तो ये देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ये स्कीम है, कैबिनेट ने चलाई है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी स्कीम्स हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी पे काफ़ी ध्यान है, लॉ एंड ऑर्डर, फिर मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, CCTNS प्रोजेक्ट है। फिर और क्या इसमें, हाँ, हायरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न वेपन्स, तो बहुत कुछ है, ये आपको याद नहीं रखना है। लेकिन ये देखो, पहला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर एक फोकस बहुत बड़ा है कि पुलिस फोर्स जो है उसको और मॉडर्न किया जाए, है ना। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, अपग्रेडेशन है, सैटेलाइट नेटवर्क दे सकते हैं, मॉडर्न वेपन दे सकते हैं, राइट, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, गाड़ियाँ, सामान पहुंचाना, ये सब। तो अभी ये सिर्फ स्कीम का नाम आपको जानना ज़रूरी है, इसके अंदर की चीज़ें क्या हैं जो हमें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, SRE स्कीम, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको आपको समझना भी ज़रूरी है कि देखो, कोई भी खर्चा जो होता है ना राज्य सरकार का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे देती है, क्यों कहती है पहले आप खर्चा कर दो, फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी हम आपको दे देंगे। एक तरीके से ये क्रेडिट कार्ड स्कीम हो जाती है।
तो ये खर्चा किस पे करती है स्टेट गवर्नमेंट? ट्रेनिंग पे। लोग सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं स्टेट की, राज्य सरकार की, उसकी ट्रेनिंग पे। फिर एक्स ग्राशिया पेमेंट मिलता है अगर कोई सिविलियन की डेथ हो जाती है या सिक्योरिटी फोर्सेस में किसी की डेथ हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। फिर कंपनसेशन उन लोगों को जो सरेंडर कर दिए, जो नक्सलाइट्स सरेंडर कर दिए। कम्युनिटी पुलिसिंग, इसमें जो लोग होते हैं सिविलियंस वो हेल्प करते हैं थोड़ा सरकार की खबर देने के लिए जैसे। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विलेज डिफेंस कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और पब्लिसिटी मटेरियल्स, पैम्पलेट वगैरह, मीडिया में खबर देना, ये सब। तो ये जो खर्चे राज्य सरकार करती है नक्सल को खत्म करने के लिए, उसके इस स्कीम के अंडर, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंडर, केंद्रीय सरकार वो चीज़ उनको वापस दे देती है, पैसा रीइंबर्स कर देती है। और ये सिर्फ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज के लिए है, और डिस्ट्रिक्ट भी हैं, 90 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके। फिर और क्या है डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स? स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस। देखो ये सिक्योरिटी बेस्ड है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है ना। अभी डेवलपमेंट रिलेटेड मेजर्स क्या हैं? स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, इसमें क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर्विसेज, नॉर्मल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, वाटर, बिजली। आपको पता होगा, शायद अंदाज़ा तो होगा ही कि काफ़ी जो अंदर दूर दराज के एरिया हैं, जो एक्चुअल मतलब एकदम हार्टलैंड में है, रेड कॉरिडोर के, वहाँ पे बिजली पानी रेगुलर जाता ही नहीं है, कई जगह तो बिजली ही नहीं है। तो जब तक वही नहीं आएगी तो नक्सल वाले तो बोलेंगे ना कि देखो सरकार तुम्हारे विकास पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक स्कीम है जो स्टेट करेगा, और उसके अंडर केंद्रीय सरकार पैसा देगी। आप करिए डेवलपमेंट, आप करो, कहाँ करना है आप देखो, पैसा हम दे देंगे, ऐसे। फिर एक और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। देखो इतनी ज़्यादा स्कीम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसमें क्या फोकस है? पुलिस स्टेशन पे फोकस है। जो थाना है वो हर जगह होने चाहिए। देखो पुलिस स्टेशन होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक रीजन में अगर नक्सल घूम रहे हैं, आप किसके पास जाओगे रिपोर्ट करने? जब 400-500 किलोमीटर तक, ये तो चलो ज़्यादा हो गया, बट आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर तक अगर पुलिस थाना ही नहीं है, आप किसके पास जाओगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ही नहीं है, किसके पास जाओगे? तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज जो हैं उसके अंदर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो एरियाज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, उसके अंदर पुलिस थाना होना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक सिंबल भी है। सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ स्टेट, राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का एक सिंबल है कि हाँ सरकार आप तक आ गई है, आप तक डेवलपमेंट आ गई है, आप तक सुरक्षा आ गई है। तो इसके अंदर फोकस है सिक्योरिटी वाले पे, इसके अंदर डेवलपमेंट वाले पे। मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस डेवलपमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन, आप ऐसा मत समझिएगा सिर्फ सिक्योरिटी पे है, ठीक है। फिर बाकी जो स्कीम्स है उसके अंदर सपोर्ट है। फिर एक आता है मीडिया प्लान। मीडिया प्लान क्या है? देखो माओवादी जो हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, मैंने आपको बताया, और खासकर जो नए नए ट्राइबल्स आ रहे हैं उनको और भी करते हैं। जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो उनको फिर चीज़ें सिखाई जाती हैं, ज़बरदस्ती सिखाते हैं लेकिन उनको भी सिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन, तो उनको एक तरीके से रेडिकलाइज करते हैं कि आप यही चीज़ करो, ऐसे करो, है ना। तो ये क्या करते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि हाँ हमारा जो रेवोल्यूशन है, हम जो क्रांति ला रहे हैं वो गरीबों के हित की है। ऑलराइट। तो ये सब जब वो फैला रहे हैं तो सरकार को भी तो अपना काम करना पड़ेगा। जब माओवादी फॉल्स प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं लोगों को, और सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक भी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पे अटैक कर रहे हैं, तो सरकार को भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है LWE एरियाज में। और इसके अंदर क्या रहता है, ये जैसे ट्राइबल यूथ एक्सचेंज होता है, रेडियो पे जिंगल्स होते हैं, गाने सुनाए जाते हैं कि सरकार आपके हित में, ऐसे ऐसे करके। फिर लोगों को डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं कि एक्चुअल में, असल में नक्सल क्या कर रहे हैं। पैम्पलेट दिए जाते हैं कि ये आपके लिए स्कीम्स हैं, आप यहाँ आ सकते हो, पुलिस थाना यहाँ पे है, ऐसे। तो ये सब एफर्ट गवर्नमेंट डालती है और ये सब राज्य सरकार करती है, और सेंट्रल उनको सपोर्ट करता है। फिर एक है सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सरकार है
वो कहती है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी थोड़ा करीब लेके जाए लोगों के, मतलब उन पे भरोसा हो। मतलब आप किसी वो ड्रेस होती है ना ग्रीन कलर की, जो उसको बोलते हैं, उसको कैमोफ्लाज ड्रेस बोलते हैं। ओके, कैमोफ्लाज ड्रेस बोलते हैं उसको। तो वो ड्रेस पहन के अगर कोई आ रहा है तो आपको डर ना लगे ऐसे। तो ये जम्मू कश्मीर में भी आर्मी करती है ऐसे एक्शंस, जिससे लोगों को ये लगे कि हम आपके हित के लिए हैं, क्योंकि आर्मी जम्मू एंड कश्मीर में और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको बोलते हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी आप सिर्फ वर्ड पे ध्यान दो। तो पैरामिलिट्री लगी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हैंडल करने के लिए, और पुलिस फोर्स, आर्मी नहीं लगी है। ऑल मतलब ऐसा है कि एयरफोर्स थोड़ा सपोर्ट करती है हेलीकॉप्टर वगैरह के थ्रू ये नक्सलाइट से लड़ने के लिए, लेकिन ये हमला नहीं करते हैं। हमला होता है, आर्मी हैंडल करती है जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर। तो ये क्या है, लोगों की तरफ एक जैसे बोलना कि हम आपके लिए ही हैं, बस इसका एम ये है। बट हाँ, ये किसके लिए होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सिर्फ, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस या स्पेशल फोर्सेस। ये स्पेशल फोर्सेस तो वैसे सामने नहीं आती। तो सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पीपल को जोड़ने की बात है कि हम आपके लिए ही हैं, हम सिर्फ मारने के लिए नहीं है लोगों को, हम आपके हित के लिए आए हैं, हम आपकी डेवलपमेंट के लिए भी हैं। और ये बहुत सक्सेसफुल रही है, ये जम्मू कश्मीर में भी बहुत सक्सेसफुल रही है। वहाँ पे भी आर्मी जो है काफ़ी ऐसे मतलब स्कूल पे भी डोनेट करते हैं और कैंप्स लगाते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर एक प्रोजेक्ट है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, दिल और दिमाग को जीतना। ये वैसे गांधीयन अप्रोच है। तो देखो, अभी तक सीआरपीएफ और बीएसएफ सिर्फ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर पाती थी, इसके अंदर अभी उनको 20 करोड़ तक का बजट दे दिया है, और ये स्पेंड कर सकते हैं वेलफेयर पे, जैसे पानी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, और एक एक इंडिविजुअल की भी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मतलब गांव की हेल्प करनी है, गांव के लिए कुछ बना दिया, नहीं, एक इंसान की भी इस पे फोकस है, एक इंसान पे भी फोकस है, मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो ये कर इतनी चीज़ें जब करी जा रही हैं, तो अब आप देख रहे हो कि सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट फोकस है, और छोटे छोटे मेजर्स भी हैं। हाँ, और यहाँ पे एक और है कि नक्सलाइट्स के एरिया में, एलडब्ल्यूई के एरियाज में सीएपीएफ को, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उनको फंड दिए जाते हैं कि आप ये चीज़ें करो। ठीक है, एलडब्ल्यूई एरियाज में। तो इस पे आते हैं। तो पहला क्या है, रोड रिक्वायरमेंट प्लान। इसमें सड़कों के लिए डेवलपमेंट की स्कीम है। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के हैं। ये देखो, ये RRP-1 है, ये RRP-2 है, ये रिलेटेड ही है, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। मोबाइल टावर प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी चीज़ मतलब एक्सप्लेनेटरी है कि वहाँ पे टावर लगाएंगे। फिर रोशनी स्कीम है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नहीं है। ये एक प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट का है, लोगों को नौकरी दिलाने के लिए और स्किल्स के लिए। और इसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन पे बहुत फोकस है, और खासकर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTGs पे। इसको तो प्रायोरिटी बेसिस पे फोकस है कि इनको स्किल्स दीजिए, इनको गांव के बाहर निकालिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाइए, इनको दिखाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे। फिर उसके बाद क्लियर, होल्ड एंड डेवलप स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है, लोगों का भरोसा जीतने के लिए है ये। और भरोसा आप कैसे जीतोगे, डेवलपमेंट के थ्रू। क्लियर, होल्ड एंड डेवलप स्ट्रैटेजी, इसके अंदर लोगों का भरोसा जीतना है, उनका दिल जीतना है, और ये कैसे करना है, डेवलपमेंट के थ्रू। फिर स्किल डेवलपमेंट है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर। इसमें भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरिया है वहाँ पे फोकस है। तो ऐसे चीज़ें करी जा रही हैं। अब आई थिंक आपको एक पिक्चर मिल रही होगी कि सरकार क्या कर रही है। फिर एक और स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 35 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करेगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं। ये वैसे नीति आयोग की स्कीम है, और इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट करेंगे बहुत पिछड़े हुए इलाकों का, भारत में जो भी हैं। तो उसमें तो ऑब्वियसली
सीधी सी बात है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो जूझ रहे हैं इलाके वो तो आएंगे ही, क्योंकि वहीं पे डेवलपमेंट नहीं है इसलिए वहाँ पे फैल रहा है ना। जैसे कोरोना में अगर आप प्रिवेंशन, अपनी आप की सुरक्षा नहीं करोगे, मास्क नहीं पहनोगे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करोगे, है ना, 6 फीट का डिस्टेंस नहीं रखोगे तो वो फैलेगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी फैलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे फोकस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनको मॉनिटर करेगा। ये स्कीम है नीति आयोग की। फिर एक प्लान है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, 2015 में ये सरकार ने निकाला था। इसके अंदर 4 तरीकों से काम करने का वो है इरादा, कि डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, लोगों के हक पे फोकस करेंगे, सिक्योरिटी ऑब्वियसली, है ना, फिर उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ उनका जो परसेप्शन है, जो वो देखते हैं सरकार को जिस नज़र से, उसको चेंज करना है। तो 4 तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे हमला है, डेवलपमेंट पे, ठीक है, उसके बाद उन लोगों का हक देना, उनके राइट्स पे फोकस है, उसके बाद सिक्योरिटी पे फोकस है, फिर उसके बाद जो सरकार का इंप्रेशन है वहाँ पे उस पे फोकस है। तो ऐसे चीज़ों को बदलाव करने के लिए लाया गया है ये प्लान। तो देखो मैंने आपको कहा ना, पिछले 10-20 सालों में ये बहुत अवेयरनेस आई है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डेवलपमेंट प्रॉब्लम भी है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स भी देख ली हैं, फिर डेवलपमेंट के लिए भी स्कीम्स देख ली हैं। सिक्योरिटी के लिए स्कीम ज़्यादा नहीं है, सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हमला ही होता है, स्कीम ज़्यादातर होती है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हमने सब जो एक देखा है सिविक एक्शन प्लान, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 14th फाइनेंस कमीशन में क्या था, इन्होंने स्टेट्स को और पैसे दिए हैं, उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया है। जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बंटता है पैसा, तो उसके लिए 14th फाइनेंस कमीशन ने ज़्यादा पैसा दिया है स्टेट्स को। वैसे इनके लिए उल्टा एक कैटेगरी होती थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो वो तो हटा दी, वो कई राज्यों को दी जाती थी जो जूझ रहे थे इससे, लेकिन वो तो हटा दी, मगर इन्होंने साथ ही साथ पैसा भी बढ़ा दिया है राज्यों के लिए। तो काफ़ी सारे जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नक्सल हैं, वहाँ पे और फंड आ गया है। तो अब ये क्या कर सकते हैं कि अपने आप स्कीम बना सकते हैं, आप जैसे मर्जी स्कीम बनाओ, और ऊपर से सरकार तो मदद कर ही रही है ना, केंद्रीय सरकार अपनी स्कीम्स के थ्रू। अब आते हैं समाधान पे। ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रैटेजीज के लिए है, कि मतलब LWE से अभी शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 4 साल या 2 से 3 साल कैसे डील करना है, और लॉन्ग टर्म में कैसे डील करना है। तो एक ये डॉक्ट्राइन है, मतलब ये एक विचार है, एक काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई स्कीम है इसके अंदर कुछ करेंगे, नहीं, ये एक पर्सपेक्टिव है कि आगे कैसे बढ़ना है, और उसके अंदर चीज़ें करेंगे, उसके अंदर स्कीम्स होंगी। तो एक एक बार ऐसे फटाफट देख लेते हैं। S फॉर स्मार्ट पुलिसिंग एंड लीडरशिप, A फॉर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मतलब आप घुस जाओ, मार दो, अगर वो हमला आप पे कर रहे हैं तो आप भी मारो, ऐसे आप हाथ जोड़ के मत खड़े रहो। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब किसी इंटेलिजेंस जो आपको मिल रही है उस पर एक्शन लिया जा सके, ऐसा नहीं कि कंफर्म नहीं है चीज़ें, चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। डैशबोर्ड होगा, इसके अंदर क्या होता है कि वो बताते हैं कि कितने नक्सल की मतलब डेथ हुई है या कितनों ने सरेंडर किया है, डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड पे ऐसा सिर्फ डेटा लिखा हुआ आता है। हार्नेस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये देखो फोकस अभी कहाँ हो गया, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी दोनों पर, और ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब जैसे ड्रोन्स का यूज़ करके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, है ना, सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ों को यूज़ करके सरकार डेवलपमेंट लाएगी, सिक्योरिटी लाएगी। फिर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, मतलब जो छोटे छोटे एरियाज हैं सबके लिए अलग अलग एक्शन प्लान होगा, ऐसा नहीं कि पूरे राज्य के लिए एक ही होगा। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, उनकी पैसे की सप्लाई रोकनी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है नक्सलवाद से डील करने के लिए। अब इसके अंदर मैं आपको फटाफट एग्जांपल बता देता हूँ। GPS का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं
ये जो मान लो एक्सप्लोजिव हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें जीपीएस लगा होगा, ऐसी चीज़ें। और एक आर्म्स जो होते हैं ना, हथियार, उनको भी जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब पे ही जीपीएस रहेगा, कहीं रुकेगा तो पता चल जाएगा। फिर सारी सीआरपीएफ की जो बटालियन होती है उनको एक एक यूएवी दिया जाएगा, ड्रोन दिया जाएगा, और काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर सपोर्ट दिए जाएंगे इसमें भी। जॉइंट टास्क फोर्स रहेगी, जॉइंट टास्क फोर्स, क्योंकि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ऐसे माओइस्ट इधर उधर जा रहे हैं तो दोनों स्टेट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस शेयर करनी पड़ेगी। तो एक टास्क फोर्स होगी जिसके अंदर कुछ गिने चुने पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये किसके अंदर है, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग के अंदर। और ये उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, और या फिर जो डाउटफुल है कि इनके ऊपर डाउट है कि ये लोग उनको फंड भी कर रहे होंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक डिवीज़न क्रिएट किया गया था 2006 में प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ये पूरा डील करते हैं, सारी सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग आई होप आपको पता हो। तो ये है, ये डिवीज़न है, ये काम करता है, ये एक नोडल, आप एक तरीके से कह सकते हो नोडल डिपार्टमेंट है ये। फाइनली और क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर है और स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर। इसमें क्या होता है, 2-3 एजेंसी एक साथ काम करती हैं, दैट्स इट, तो इसलिए इसका नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। उसके बाद इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा जाएगा, कैसे, मीटिंग्स, ये थोड़े जनरल से पॉइंट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये एमएसी इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग्स होंगी, जैसा मैंने आपको बताया था, खासकर बॉर्डर एरिया पे, इधर से उधर जब वो इधर चले जाते हैं ना तो ज्यूरिस्डिक्शन बदल जाता है ना, वो कहते हैं कि कई बार ऐसा ही होता है, आप बाउंड्री क्रॉस कर दो तो आप बोलोगे कि अब आपका ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे भी करते हैं लोग। फिर एक अच्छी सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उनके सरेंडर के लिए। अब सक्सेस स्टोरीज पे आते हैं, कौन सी चीज़ें हुई हैं, कहाँ कहाँ अच्छा हुआ है, ये सब। द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी जो आज देखेंगे वो है संदेश बिहार से। इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे है ये, ओके, बिहार में, तो ये यूपी, वेस्ट बंगाल, ओके, नेपाल। सो इस ब्लॉक में, संदेश ब्लॉक में एलिमिनेट हो गया है नक्सल, एलिमिनेट डायरेक्ट। और सबसे बड़ा फैक्टर था पंचायत इलेक्शंस, जस्ट अ सेकेंड, पंचायत इलेक्शंस। तो देख रहे हो, डेमोक्रेसी अगर आप लोगों तक लेकर जाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि लोग सरकार पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि सबको एक सिस्टमैटिक चीज़ें चाहिए, सबको तरीके से चीज़ें चाहिए। किसको गोला बारूद चाहिए भाई, सब जो करते हैं या तो बचपन से उसी में पले बड़े हैं या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ तक लगता है ऐसे, है ना। तो बात वही है कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं विकास। तो इससे हुआ क्या, देखो, नक्सल लीडर्स जो थे और जो लोकल लोग थे उनके बीच में डिस्टेंस आ गया, क्योंकि अब वहाँ पे सरकार पहुँच गई थी। तो सोशल प्रेशर की वजह से काफ़ी सारे नक्सलाइट जो थे वो फार्मिंग करने लग गए और उन्होंने नक्सल लोगों से नाता तोड़ दिया। तो यही है, अगर वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट लेकर जाओ, LWE एरियाज़ में अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेकर जाओ, है ना, विकास लेकर जाओ, डेवलपमेंट लेकर जाओ, तो बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ेगा, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। और जो बचा कुचा होगा उसको सिक्योरिटी से हैंडल करो। फिर आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड नक्सल फाइटिंग फोर्स, ग्रे हाउंड नक्सल की एक ये इनकी स्पेशल टीम रहती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि एक तो पहले पुलिस फोर्स भी लगाई, उसके साथ डेवलपमेंट भी करवाया, उसके साथ सरेंडर और रिहैबिलिटेशन स्कीम भी लगाई। तो ये इन्होंने 3 तरीके से काम किया, पहले सिक्योरिटी फोर्स, फिर डेवलपमेंट और फिर सरेंडर। तो ऐसी अप्रोच है। लेकिन ये जो आंध्रा मॉडल है ये काफ़ी मतलब अच्छा रहा तो रहा ही है, लेकिन ये दूसरे स्टेट्स में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में ऐसे स्पेशल एक फोर्स क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं होती।
बहुत बार ऐसा होता है। तो इन्होंने काफ़ी पैसा लगाया था इसके पीछे, तो ये ऐसे ही सॉल्व नहीं हो गया, तो काफ़ी पैसा लगाया था। और क्या है इस मॉडल में, आंध्र प्रदेश मॉडल में पुलिस लीडरशिप, ये एक इनोवेटिव है कि पुलिस लीडरशिप लेती है, सिर्फ सिक्योरिटी में काम नहीं करती है। लोकल टेरेन, जो वहाँ पे लोकल जोग्राफी है वहाँ की जगह की, कि कहाँ पे खेत हैं, कहाँ पे जंगल ज़्यादा घने हैं, कहाँ पे लोगों को मतलब कहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है, कहाँ पे आईईडी लगा देते हैं ना वो, सड़कें कहाँ कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, टेरेन का पता लग जाता है, नदियाँ कहाँ हैं। फिर पुलिस को इंसेंटिव दिए गए अच्छे काम के लिए। फिर इंटेलिजेंस जो थी वो लोकल थी, सेंटर से नहीं आ रही थी, लोकल इंटेलिजेंस थी, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि सेंट्रल के जो होते हैं वो, देखो सेंट्रल के जो लोग होते हैं ना स्टेट में काफ़ी कम होते हैं। जैसे आईएएस आईपीएस जो होते हैं वो सेंट्रल के नौकर हैं, है ना, पब्लिक सर्वेंट तो हैं लेकिन वो सेंटर के अंडर आते हैं, तो वो कम ही होते हैं एक स्टेट में। स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी होती है, स्टेट की पुलिस होती है। तो ऑपरेशन जो थे इनके लोकल इंटेलिजेंस के थे, क्योंकि ये भी आंध्र प्रदेश की पुलिस है। फिर लोगों का इन्वॉल्वमेंट था एंटी नक्सल ऑपरेशंस में, लोगों को भी इन्फॉर्मेंट रखा गया, लोगों से पुलिसिंग करवाई गई, लोगों को बोला कि आप साथ मत दो, तो देखा लोकल सपोर्ट। तो ये एक मॉडल है। वैसे जो मैंने आपको बताया कि दूसरे स्टेट में ये रेप्लिकेट करना मुश्किल है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। तो ये आप एक फ्रेमवर्क ले सकते हो, देखो इसको, ये है एक फ्रेमवर्क, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आप रिसाइकल कर सकते हो किसी और चीज़ में भी, या कोई भी नक्सलवाद का आंसर आता है उसमें अगर आपको सोल्यूशन लिखना है, थोड़ा सा इनोवेटिव लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग समाधान लिख देंगे, आप ये मत लिखो ना ये आंध्र प्रदेश मॉडल है, अगर आपको लिखना है आप लिखो, नहीं तो आप अपना सोल्यूशन बना के भी इसको दे सकते हो। समझ रहे हो? तो ऐसे इनोवेटिव लाओ, ऐसे क्रिएटिविटी लाओ, चीज़ को रीयूज करो। ज़रूरी नहीं है आपको कुछ वहाँ नया इन्वेंट करना है, पढ़ के जाओ, पहले चीज़ें समझ के जाओ और वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस कर दो। चलिए बाकी स्टेट्स का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में एक और इनिशिएटिव था, एक और स्टेप था रबर कल्टीवेशन का। तो इससे भी उनको फिर क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली, उनके घर पे पैसा आया, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, काफ़ी लोगों ने आर्म्स दे दिए। एक सरकार की स्कीम भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जो सरेंडर स्कीम होती है उसके अंदर आर्म्स अगर आप देते हो, जैसे AK-47 अगर आप देते हो तो 5 या 10 हज़ार मिलते हैं, ऐसे ऐसे करके। ऑटोमेटिक राइफल देते हो तो ज़्यादा मिलते हैं, छोटे हथियार देते हो तो कम मिलते हैं, तो पैसे भी मिलते हैं अगर आप आर्म्स लाकर उनको देते हो तो। छत्तीसगढ़ के अंदर भी डेवलपमेंट की वजह से गेम चेंज हो गया, रोड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए, जिसमें सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर इनको कनेक्ट किया गया। तो ये भी यहाँ पे गेम चेंजर था, क्या था, डेवलपमेंट। यहाँ पे भी क्या, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट लाए। झारखंड में क्या है, यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट लाए गए। कैसे लाए गए, मॉडल अलग है, बस करने का तरीका अलग है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल सुइंग मशीन यूनिट रखी। इंडस्ट्रियल सुइंग मशीन मतलब एक पूरी यूनिट रखी है, मतलब वहाँ पे 50 से 100 ऐसे बैठे रहते हैं लोग, वो सिलाई करते हैं। और सिलाई करने से देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, 2.5 लाख स्कूल ड्रेस बनाते हैं सालाना। उसके बाद इनका एक ग्रुप है 200 मेंबर्स का, SHG मेंबर्स का, ये देखो यहाँ से GS2 से कनेक्ट कर सकते हो आप इसको। तो ऐसे है ये, मतलब इनिशिएटिव्स देखो क्या लाया गया। अगर आप देखो ऐसे तो स्टेप्स रट के जाओगे, है ना, लेकिन अगर आप सोचो कि इसके अंदर क्या किया है, मैंने आपको बताया कि फोकस किस पे है, एम्प्लॉयमेंट पे, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखो इधर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे तो रटने जाएंगे तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन दी एंड सब में कॉमन क्या है, एक कॉमन थ्रेड क्या है, वो धागा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों का। फाइनली वेस्ट बंगाल का देखते हैं, ये तो बर्थ प्लेस है ना। 1967 में जो इंसिडेंट हुआ था नक्सलबारी का, यहीं पे हुआ था, नक्सलबारी में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले तो सिक्योरिटी को पूरा चेंज कर दिया, और यहाँ पर क्या लाए वो, एक एलीट पुलिस टीम, ठीक है। फिर वहाँ पे वो सरेंडर पॉलिसी लाए वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने कहा अगर आप आओगे तो हम आपको नौकरी भी देंगे, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का भी मौका देंगे, आपको लोन्स देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने करी, लोगों के साथ मिलके बातें करी, कॉन्फिडेंस बढ़ाया लोगों के साथ, खासकर वहाँ पे जहाँ पे माओवादी लीडर्स थे।
वहाँ पे जाके लोगों को बताया कि आप इनका साथ मत दीजिए, हम आपके साथ हैं, ऐसे ऐसे करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और इसके अंदर क्या होता है, स्कूल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, 2010 में 425 इंसिडेंट थे, 2010 में 425 इंसिडेंट थे, ठीक है, वो आ गया 0 2018 में। सोचो इतना बड़ा फर्क। तो यहाँ पे भी देखो किस पे फोकस किया, पहले तो सिक्योरिटी पे फोकस है, फिर उसके बाद उनकी इकोनॉमिक चीज़ों पे, मतलब अगर आप आओगे सरेंडर करोगे तो आपको पैसे देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपको अपना काम करने के लिए लोन्स देंगे। थर्ड था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, ये सिविक एक्शन प्लान होता है ना, ये इसी के अंडर आता है, मतलब कैटेगरी है। सीबीएम जो होते हैं उनको करने का एक तरीका होता है सिविक एक्शन प्लान। अब इससे रिजल्ट क्या आया कि अगर जो सरकार, जो सेंट्रल सरकार, केंद्रीय सरकार है, वो राज्य सरकार को सपोर्ट कर रही है काफ़ी चीज़ों में, तो उससे रिजल्ट क्या आया, आउटकम तो देखा जाए। तो पहला ये है कि इनका जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, इन लोगों ने जो साथ मिलकर जो काम किया, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, उससे पहले तो ये हुआ कि जो वायलेंस है वो बहुत कम हो गया है, ड्रास्टिकली कम हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल आप कह सकते हो। सेकेंडली, काफ़ी सारे लीडर्स की मतलब हटा दिया गया है, डेथ ही हो गई है, मारे गए हैं, और कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया, इतने ज़्यादा भी नहीं सरेंडर किए, लेकिन काफ़ी सारे लीडर चले गए हैं। तो कहते हैं ना, सांप का सर काट दो तो फिर काम खत्म, तो वैसे ही लीडर्स को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर ट्राई जंक्शन थ्योरी मैंने आपको बताया था, है ना, तो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इसका जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे भी डोमिनेंस कम हुआ है माओवादियों का। तो ये कैसे हुआ है, ये जब मिल बांट के कोऑर्डिनेशन में इन्होंने काम किया तब। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नक्सल अफेक्टेड जो लिस्ट है, माओवादी जहाँ जहाँ हैं, उस लिस्ट को अपडेट किया है, रिफ्रेश किया है, और जो मतलब 44 डिस्ट्रिक्ट उसमें से निकाल दिए हैं, 44 बहुत ज़्यादा हैं, तो 44 डिस्ट्रिक्ट निकाल दिए हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया है, मैप एक दिखाया था आपको अगर याद हो तो। और जो बहुत बुरा हाल जहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो भी कम हो गए हैं, 36 से 30 पे हो गए हैं। ओके, और इंसिडेंट्स जो थे वो 2200 के आसपास से 833 हो गए हैं 2018 में, 9 साल में इतना फर्क आ गया। तो ये आउटकम है, ये आप फैक्ट के थ्रू बता सकते हो, ये फैक्ट्स हैं, है ना, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है, ये प्योर फैक्ट्स हैं। तो ऐसे चीज़ें करनी होती हैं, ऐसे पढ़ो कि जो आउटकम है उसको आप फैक्ट्स में लिखो, और एनालिसिस तो हमने अभी किया ही है पिछले 2 पार्ट्स में। और एक और आउटकम एक मैप के थ्रू देख लेते, ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। 2019 में फेटैलिटीज़, मतलब लोग मरे, सिर्फ माओवादी नहीं, पुलिस भी, उनमें से कितने की डेथ हुई वो सब कम हो गया है। मतलब सिविलियन होते हैं एक तो, जो अटैक वगैरह में मर जाते हैं, फिर माओवादी होते हैं, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले होते हैं, सबका डिक्लाइन है 2018 से 19 के बीच में। ओके, तो कैसे, तो देखो 2012 से थोड़ा कम हुआ, फिर एक बार बढ़ता है, ये तो होता ही है ये सब चीज़ें, फिर अभी लेकिन सबका कम हो रहा है। सिविलियंस की देखो ग्रीन लाइन है, सिविलियंस का तो खासकर कम हो रहा है 2016 से। तो आउटकम अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, गवर्नमेंट स्टेप्स देख लिए, आउटकम देख लिया। अब सीधी सी बात है, वे फॉरवर्ड देखेंगे, या फिर और क्या कर सकते हैं। देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर ही है यूपीएससी आंसर का। मैंने आपको जो भी लेक्चर दिखाया है, जो भी पढ़ाया है, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया है मेंस का, तो वो भी अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें सब स्ट्रक्चर्ड है, चीज़ें तोड़ तोड़ के बांट बांट के समझाई गई हैं, और फोकस रहा है विड्थ पे, डेप्थ पे नहीं। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ में हमेशा ध्यान रखिए, और एसए में भी, कि आपको विड्थ पे जाना है, आपको दिखाना है आपकी एनालिटिकल पावर मेंस में, ना कि फैक्चुअल पावर। फैक्चुअल पावर आपकी चेक हो जाती है प्रीलिम्स में, मेंस में आपको विड्थ पे फोकस करना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है, एक टिप अगर आप लेना चाहो तो, जीएस का सिलेबस सबको याद होता है, और नहीं है तो प्लीज़ रट के जाइए, ज़रूरी है। तो जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, उसको जीएस के सिलेबस के थ्रू एनालाइज करना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको टॉपिक पता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन उसमें भी अपनी बात कहने के बाद आप उसको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से कनेक्ट करिए। और अगर आपके ऑप्शनल से भी कंटेंट आता है आप उसको भी डालिए, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में लिखिएगा। वहाँ पे अगर आप लैंग्वेज का मतलब शो ऑफ करोगे तो वो पसंद नहीं आता है यूपीएससी को। तो ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर में पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, और विड्थ पे ध्यान दो, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप पेपर ही देखो वो 20 सवाल क्यों पूछ रहे हैं, अगर उनको डेप्थ में चाहिए होता तो पहले की तरह पूछते ना, जब 20-20 मार्क्स के आंसर होते थे, 60-60 मार्क्स के आते थे ऑप्शनल में, तो उनको तब डेप्थ चाहिए थी। अभी डेप्थ नहीं चाहिए, अभी उनको चाहिए कि आप कितना अवेयर हो। तो ध्यान रखो, इसीलिए हम लोग ने मतलब जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है उसमें मैंने चीज़ें ऐसे ही रखी हैं, विड्थ ज़्यादा रखी है, डेप्थ ज़्यादा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आपको पीएचडी थोड़ी ना करनी है, एग्ज़ाम ही तो क्लियर करना है। फोकस रखो अपना, चीज़ें समझो, एग्ज़ाम में ढंग से लिख कर आओ, रिप्रोड्यूस करो, आगे निकलो। बस ये अप्रोच रखो, थोड़ी सी टारगेटेड, थोड़ी सी मिशन बेस्ड। तो देखो अब टॉपिक पे आते हैं, नक्सलिज्म। देखिए एक सिर्फ अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इशू है लेकिन दोनों कंबाइन करके है, डेवलपमेंट इशू भी है, लॉ एंड ऑर्डर इशू भी है। तो जहाँ पे भी विकास नहीं है वहाँ पर ये ज़्यादा फैल रहा है। वहाँ पे क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज खासकर एक तो ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं, माओवादी उनको बहला फुसलाकर फ़ायदा उठा लेते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी अलग लगेगी आपको। नक्सलिज्म एक प्रॉब्लम नहीं है ना, अजीब सी स्टेटमेंट है। नक्सलिज्म प्रॉब्लम नहीं है, नक्सलिज्म बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है। सिम्टम क्या होता है? लक्षण है। एक लक्षण किस चीज़ का? अंडर डेवलपमेंट का, विकास ना होने का, सरकार लोगों तक ना पहुंचने का, उसका सिम्टम है ये। जैसे आपको हो जाती है बीमारी, सिम्टम क्या होते हैं? छींकें लग जाती हैं, या फिर कोई पेन होता है, स्टमक पेन, लेग पेन, कुछ भी, आप समझ रहे हो ना। एक्चुअल बीमारी कुछ और है, बीमारी है अंडर डेवलपमेंट। नक्सलिज्म उसका लक्षण है, उसका आउटकम है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात में क्यों नहीं है? क्योंकि गुजरात में गुजराती आपको पता है वो अपना धंधा चालू कर देते हैं, है ना, वो एम्प्लॉयड रहते हैं, वो उनको ये सब से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपना काम चलाना है। पंजाब में क्यों नहीं है? वहाँ पे खेती बाड़ी पे फोकस है। गुड़गांव में क्यों नहीं है? आईटी पार्क्स में क्यों नहीं है? बैंगलोर में क्यों नहीं है? हैदराबाद में क्यों नहीं है ना? तो ये सब क्यों है? नेपाल में क्यों इतनी सक्सेस हो रही है माओवादियों की, चाइना में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सामने है एकदम आंसर। जहाँ पे भी माओवादी या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म चलता है वहाँ पे लोग गरीब हैं, वहाँ पे लोगों पर ऑपरेशन है, उन पर दबाव डालते हैं, जो दूसरी सोसाइटी मतलब सोसाइटी के दूसरे लोग उनके ऊपर ऑपरेशन डालते हैं, मतलब ऑप्रेस करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि आप मतलब पाबंदी में जियो। सरकार उन पर ध्यान नहीं देती, इसीलिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर मिलता है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं, जो लोग क्यों ज्वाइन करते हैं माओवादी, वो सोचते हैं माओवादियों को क्यों ज्वाइन करते हैं, वो लोग ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि सरकार तो हमारा कुछ करेगी नहीं, अब यहीं से करना पड़ेगा। मतलब इतनी, मतलब आप सोच रहे हो हेल्पलेसनेस कितनी फील होती होगी। हम तो अपने घर में बैठ के सिक्योर हैं, लेकिन वो लोगों के बारे में सोचो जो मतलब उनका कोई मतलब सोचते हैं कि हमारा तो कोई भविष्य ही नहीं है, अगर हम सिर्फ एक ही भविष्य है, माओइज्म, हथियार उठाना। मतलब क्या उनके चलता होगा दिमाग में, वो रोज़मर्रा क्या फेस करते होंगे डेली। तो ये सब फैक्टर्स हैं, और ये एक सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, और सिर्फ सिक्योरिटी से सॉल्व भी नहीं होगा। तो नक्सल की जो फाइट है वो थोड़ी सी लंबी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी फाइट है, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसको आप अलग अलग तरीक़ों से आप एड्रेस कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया है, तोड़ के बताया था मैंने, डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, तो इसी के अंदर सब आ जाता है। तो ऐसे करो, लोगों के साथ मिल के चलो। लड़ाई लंबी है लेकिन जीतने के भी रास्ते हैं, और हमने सक्सेस स्टोरीज भी देखी। तो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी साथ में चलनी चाहिए, लोगों के साथ, आप लोगों को साथ में लेके चलो, तभी सक्सेस होगी। नहीं तो क्या पता, वो आपको छोटी छोटी जगह पे देखो, कई जगह सिक्योरिटी काम करेगी। यस, आप एक अगर 3 डिस्ट्रिक्ट लें तो एक जगह
सिक्योरिटी ज़्यादा काम करेगी, एक जगह डेवलपमेंट ज़्यादा काम करेगी, एक जगह दोनों मिल बांट के काम करेंगे। ऐसा होता है, मतलब एक जगह सिर्फ सिक्योरिटी से काम चल जाएगा, एक जगह सिर्फ डेवलपमेंट से काम चल जाएगा। तो अगर, लेकिन ये छोटे छोटे उसमें हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरे स्टेट में देखना है, पूरे छत्तीसगढ़ में देखना है, झारखंड में देखना है, उड़ीसा में देखना है, तो आपको तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा और सिर्फ एक ही चीज़ पे आप निर्भर नहीं कर सकते। तो आगे चलते हुए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो देखो, बहुत इजी हैं स्टेप्स, मैंने तोड़ के इनको 4-5 तरीकों में तोड़ा है, आप वैसे पढ़िए, बहुत आराम से याद रहेगा। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, कैसे? सिंपल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, है ना। उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, उसको सिक्योर करो, मतलब उनको वोट करने मिलना चाहिए। अगर आपने न्यूटन देखी हो तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ से। उनको वोट करने मिलना चाहिए, लोग जो नेता हो, जो इलेक्ट होता है या होती है, उसका हक चलना चाहिए, सॉरी उसका मतलब कैसे कह सकते हो, जोर चलना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल आने चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल होने चाहिए, स्कूल हो तभी तो पढ़ेंगे। जैसे मिस्टर ओपी चौधरी जो हैं, जो अभी रिटायर्ड हैं आईएएस से, उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए छत्तीसगढ़ में, बहुत फेमस है उनकी, के उनको अवार्ड भी मिला उसके लिए, प्राइम मिनिस्टर का। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो कैडर हैं उनको और स्ट्रेंथन करें, सीधी सी बात है, मतलब वहाँ पे जाके काम करें। वहाँ पे अगर वो बेस नहीं बनाएंगे तो फिर लोग उनको वोट भी क्यों करेंगे? जब वो सोचेंगे कि ये तो वोट लेके भाग जाएगा या भाग जाएगी, ये हमारे लिए काम ही नहीं करेंगे, तो फिर हम वोट क्यों दें, हम माओवादी को क्यों ना दें, माओवादी यहाँ टिके तो हैं कम से कम, ऐसा सोचते हैं लोग, और सही भी है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ये तो आई थिंक आपको पता होगा, GS2 कंसेप्ट है। बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरी सिंपल। और देखो फिर से बात वही आ गई, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रोग्राम हैं उनको इम्प्लीमेंट करो अच्छे से, फॉलो अप करो, मतलब अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुछ करके जा रहा है तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आ रहा है या फिर कमिश्नर जो आ रहा है, पुलिस कमिश्नर जो भी है, उसको अपने प्रीडिसेसर, पहले जो उसका काम करके गया बंदा, उसको देखो क्या करके गया है, किस एंगल से करके गया है, क्या सोच कर करके गया है, उसको आगे लेकर जाओ अगर अच्छा है तो। फिर उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करो अच्छे से। फिर आते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में कैसा है, हमको मतलब सरकार को, जो आम आदमी है, शांति जो चाहिए जिसको, उसको अलग करना पड़ेगा नक्सल लोगों से, क्योंकि नक्सल लोग तो डेवलपमेंट चाहते ही नहीं, वो लोग तो अंडर डेवलपमेंट को अपना बेस बना के और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ग्रे हाउंड, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक स्टेट की पुलिस प्रोफेशनल तरीके से नक्सलवाद को हैंडल करी। तो इसको कैसे, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या कॉन्क्रीट पॉइंट्स हैं, क्या क्या एकदम परफेक्ट पॉइंट्स बोल सकते हो आप, कि लोकल रेजिस्टेंस जो है उस पर ध्यान दो, कि मतलब लोगों को मोटिवेट करो, आप नक्सलवादियों का सपोर्ट ना करें। जैसे विलेज डिफेंस कमिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और फॉर्मेशन कैसे, स्पेशल टास्क फोर्स, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी ग्रे हाउंड के लिए। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस में, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म का क्या होता है, मतलब चीज़ें अच्छे से हो रही हों, उनके पास प्रॉपर एविडेंस आए, काम करने का तरीका प्रॉपर हो। जैसे अगर कहीं पर अटैक हो रहा है तो प्रॉपर इंटेलिजेंस हो, लोगों को ट्रेन करके लिया जाए, सॉरी ट्रेन करके लेके जाया जाए किसी मिशन के लिए, अच्छे से ट्रेनिंग हो, ये सब चीज़ें होती है प्रोफेशनलिज्म। मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का, वेपन्स का, टेक्निकल इक्विपमेंट, ये जैसे वो होता है ना, हाथ में वो एक डिवाइस रखते हैं जिससे बात करते हैं, वॉकी टॉकीज़। और जो पुलिस स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो, वहाँ पे जो फ़ोन है वो ऐसा हो सीक्रेट सा कि नक्सलवाद भी उस पर हमला ना कर पाए, सैटेलाइट फ़ोन्स हो, ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या है कि जैसे ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं, तो जॉइंट टास्क फोर्स जैसा होना चाहिए, जॉइंट टास्क फोर्स जैसा
होना चाहिए, हर एक स्टेट का जिसके साथ भी बॉर्डर है होना चाहिए। फिर उसके बाद लोकल इंटेलिजेंस मिलना चाहिए, उसके जो यूनिट्स हैं उस मतलब होते हैं, जैसे पुलिस वालों के इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो अच्छा मतलब उसको बनाओ, उनको इंसेंटिव दो। टाइटनिंग कंट्रोल ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। अच्छा इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूएसए भी अफगानिस्तान में लोकल रिसोर्सेज यूज़ करता है, ट्रांसलेटर्स यूज़ करता है। वैसे ही जो स्टेट पुलिस है ये तो अब वो तो किसी और देश में गए, हम तो भी किसी और देश में नहीं गए ना, तो हमारे लिए लोकल लोगों से मिलना जुलना और आसान है। एक्सप्लोजिव्स ना मिले आसानी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका मतलब सोर्स ही रोक दो ना, जैसे फंडिंग आप रोक दोगे, फंडिंग पे ध्यान दोगे, तो वैसे ही ऐसे ही एक्सप्लोजिव पे ध्यान दो, उनको मिलने ही मत दो। अगर वो अपना बनाएंगे, अपना इतना अच्छा कहाँ से बनाएंगे, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। फिर यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो थोड़े मोटिवेटेड भी होने चाहिए कि माओवादियों का असर ख़त्म करना है। माओवादियों को ख़त्म नहीं करना है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, उनका असर ख़त्म करना है। माओवादियों को तो ख़त्म करो, लेकिन वो एक सेकेंड स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप उनका असर ख़त्म करो। ये बहुत एक डिस्टिंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, ये एक आप चीज़ को ध्यान रखो कि उनका असर ख़त्म करो, उनको बाद में ख़त्म करेंगे। जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने आपको बताया ना कि वो चाहते नहीं हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं जो शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई चाहते हैं। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन पे आते हैं, मतलब दिमाग से खेलना। अब दिमाग से कैसे खेलोगे? पहले तो यही है कि अभी तो फोकस किस पे था, डेवलपमेंट पे है, उसके बाद सिक्योरिटी पे है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो हैं, यही ये कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना होता है, लोगों के दिमाग और दिल पे असर डालना। तो इसमें क्या है कि जो विलेजर्स हैं उनको दिल को जीतना है, और कुछ कुछ जो माओवादी सरेंडर कर जाते हैं वो भी इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि उनको दिख जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, वायलेंस अब हमारे लिए काम नहीं करेगा, हिंसा अब हमारे हित में नहीं है। तो ट्रस्ट बनाओ। ट्रस्ट कैसे बनेगा? एनजीओज को इंक्लूड करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू काम करो, ये सब यूज़ करो। तो सिविल सोसाइटी और सरकार को मिलके लोगों के, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनके हक के हित में काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑपरेशंस होने चाहिए कि देखो माओवादी क्या करते हैं, बोलते हैं सरकार आपके हित में नहीं है, आप भी यही करो, सरकार को भी ये बोलना चाहिए कि देखो ये भी आपके हक में नहीं है, ये आपके बच्चों को ले जाते हैं, उनको हथियार पकड़ाते हैं किताबों की बजाय, कलम की बजाय, ऐसे करो। तो ये क्या होता है, लेजिटिमेसी एक चीज़ होती है, मतलब कोई चीज़ कितनी वैध है। तो सरकार वैध कब है, जब वो वोट अच्छे से ले। अभी देखो इलेक्शन कमीशन जैसे होता है, वोटिंग होती है, तो सरकार इसकी वैलिडिटी मान के रखती है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोग पूरा, कोई भी सरकार भारत में आज तक ऐसी नहीं हुई है, या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हुई है जिसने ये बोल दिया कि नहीं हम ये डिसीजन जो है पोलिंग का वो एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जो भी वोट पड़े हैं, चाहे कोई कितने से भी हारा हो, एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए इलेक्शन की भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है बहुत माने जाते हैं। मतलब इलेक्शन को माना जाता है कि ये फ्री एंड फेयर हुआ है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो होते थे बैलेट पेपर वाले पहले, लेकिन ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, हार भी जाती हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम हार गए। तो इसीलिए वो चीज़ क्या है, लेजिटिमेसी लाती है इलेक्शन कमीशन की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी लेजिटिमेसी गिराई जाए माओवादियों की। मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट, ये जैसे मैंने आपको मीडिया प्लान एक बताया ना, एक स्टेप लिया गया है, वो इसी के अंडर आता है, सेम चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे जाके लोगों से मिले, सिविल सोसाइटी से बात करें, जो लोगों के लेबर ग्रुप हैं, यूनियन ग्रुप्स हैं, उनसे जाके बात करें क्या चल रहा है। एनजीओज हैं, उनसे जाके बात करें कि भैया चलो जाओ, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ट्राइबल, जो देखो काफ़ी लोग हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस से छूट गए हैं, तो उनको लेके आना है डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर उनको आप समझाओगे कि ग्रोथ का फ़ायदा क्या है, तो वो देखेंगे कि मैंने बताया ना, हिंसा हमारे हित में नहीं है, ये उनको समझाना है बस। और एग्जाम्पल क्या है, ट्राइबल जो हैं वो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ क्यों हैं, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड वहाँ से चलती है, उनके कल्चर ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना। और एक और उनका जो इशू है, एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब वो नए सिस्टम में आते हैं, जैसे
सिटीज़ में आके रहते हैं तो वो उनको समझ में नहीं आता है। सीधी सी बात है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है ना। आप सोचो, जहाँ पे अगर आपके गांव में बिजली भी नहीं आ रही, फिर आप एक मॉल में घुस जाओगे 2 दिन में आके, तो फिर कहाँ से होगा? मॉल में मतलब आप मॉल आके देख रहे हो, तो वो उस चीज़ से मतलब वाकिफ़ ही नहीं है ना, तो उनके लिए एक तरीके से वो एक डिसोनेंस हो जाता है। ठीक है, उनके लिए बहुत अनफेमिलियर है वो चीज़ें। नया सिस्टम जो हम उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं वो बहुत अनफेमिलियर है। तो यही है, धीरे धीरे सेंसिटाइज करना होगा ट्राइबल्स को भी कि बाहर निकलिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके लिए ही अच्छा है। तो ट्राइबल्स को और समझना पड़ेगा। तो ये देखो, जैसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि ट्राइबल की जो साइकोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ट्राइबल जैसे बाहर थोड़ा रह गए थे डेवलपमेंट प्रोसेस से, उनको अंदर लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, बहुत बेनिफिट है ना। फिर उसके बाद ट्राइबल्स को ये भी डर होता है कि अगर वो अपने गांव से बाहर निकलेंगे या अपने जंगल से बाहर निकलेंगे तो उनको सब कुछ अलग अलग दिखेगा, वो उसमें घुल मिल नहीं पाएंगे। तो ये क्या है कि सरकार चाहती है आप आओ, लेकिन वो नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? उनके दिमाग का इशू है, मतलब दिमाग का इशू मतलब थिंकिंग का इशू है। उनके दिमाग पे असर डालना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको दिखाना होगा कि हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हैं कि साइकोलॉजी पे असर डालना होगा। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताता हूँ। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉस्को जो एक्ट है 2012 का, इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को और एक्सप्लॉयटेशन को वो होता है, मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद है ये एक्ट, बहुत ख़त्म किया है इसने। लेकिन ट्राइबल्स को ये एक्ट पता ही नहीं है, तो अब उससे क्या होता है, काफ़ी लड़कियों की शादी हो जाती है जब वो माइनर होती हैं, बिलो 18 ईयर्स। क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ट्राइबल्स में, उनके लिए तो कुछ गलत नहीं है क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा चलता आ रहा है। तो काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर होते हैं, लेकिन उसमें पता क्या होता है, सरप्राइजिंगली आप देखो, लड़कियों के घर वाले कंप्लेंट नहीं करते, कोई और ही कंप्लेंट करता है। और ये ऑलमोस्ट हर जगह है ट्राइबल्स में, खासकर केरला में तो बहुत ज़्यादा है। वायनाड जो एक जगह है, तो वायनाड में भी बहुत होता है, ये बहुत कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये देखो, उनकी साइकोलॉजी समझो, ये बात हो जाती है। तो साइकोलॉजिकली अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो तो पहले उनको समझना पड़ेगा वो किस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। फिर और क्या, पॉलिसी चेंजेस चाहिए। नंदन नीलेकनी ने अपनी बुक में बोला है कि लोकल कम्युनिटीज़ को ताकत दो, जो एक्ट्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, फॉरेस्ट राइट एक्ट, पंचायती एक्सटेंशन एक्ट, उन सबको इम्प्लीमेंट करो। फिर जो लोकल हैं कम्युनिटीज़, उनको बोलो कि आप अपने हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाओ, क्योंकि अभी देखो क्लाइमेट चेंज का इशू आने वाला है, राइट। तो जो ट्राइबल की एक्टिविटी है वो काफ़ी नेचर से जुड़ी होती है, तो उनको मिल बांट के उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसको यूज़ करके लोकल एरिया में इम्प्लीमेंट करी जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो दिल्ली में चल रहा है वो वहाँ पे करो, नहीं। फिर उनके साथ क्या है कि क्लाइमेट चेंज में बेसिकली क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन है। क्लाइमेट चेंज में उनका बहुत सारा स्टेप लिया जा सकता है। कैसे? अगर उनके जो रिसोर्सेज हैं, वो जो पैसा उससे कमा रहे हैं, उसके बाद ट्राइबल्स जो हैं कार्बन कैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इन ट्राइबल्स ग्रुप को एक साथ जोड़ना पड़ेगा मार्केट से। कैसे? NCDEX जो है उसने इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको कमोडिटी मार्केट से जोड़ा है कि वो अपनी चीज़ें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही ट्राइबल्स को ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी। ये एक केस स्टडी है, आप इसको लिख सकते हो इन्वायरमेंटल मेजर्स में भी। ओके, और क्या है, उनकी फंडिंग रोको, ये तो बहुत सीधी सी बात है। और मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये कैसे करते हैं, एक्सटॉर्शन से पैसा कमाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो एक्ट इम्प्लीमेंट करा जाए, PMLA, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये सब करके उनकी फंडिंग रोकी जाए ताकि ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए। डीमोनेटाइजेशन का एक एम ये भी था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं उनका सर्कुलेशन कम किया जाए। और फाइनली लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए जेन्युइन मेजर्स हो, मतलब सच्चे हों। ऐसा नहीं कि सरकार एक बार वोटिंग के टाइम आती है चली जाती है, नहीं, यहाँ पे हर दिन रहना पड़ेगा। फिर कन्विक्शन होना चाहिए, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका कन्विक्शन होना चाहिए।
और ऐसा नहीं गलत कन्विक्शन, सच्चा होना चाहिए, बस हो अच्छे से, टाइम पे हो, डिले ना हो, बहुत ज़रूरी है, सीधी सी बात है ना। फिर उसके बाद सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ये तो हमने देख लिया है, बस जस्ट मैं राउंड अप कर रहा हूँ इसको। फिर जो लॉ बनाया गया है ट्राइबल्स के लिए उसको भी फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया और छोड़ दिया कि देखो हमने तो आपके लिए बना दिया, खुश हो जाइए, नहीं, अरे इम्प्लीमेंट करो उसको प्रॉपरली। जब भी टाइम आता है सबके हित में इम्प्लीमेंट करो। तो टाइम बाउंड कन्विक्शन, सरेंडर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी और जो लॉ है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ये थोड़ा GS2 टाइप है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी के हिसाब से भी सारे मेजर्स देख लिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने सारे मेजर्स देख लिए, स्टेट की केस स्टडीज देख ली और वे फॉरवर्ड भी देख लिया। फाइनली लास्ट के 2 छोटे छोटे टॉपिक्स पे आते हैं कि सलवा जुदुम क्या था, है ना। ये देखो कहाँ कहाँ पे एक्टिव था, दांतेवाड़ा बस्तर में, ये मेनली वहाँ पे था। तो सलवा जुडुम क्या था, ये पहले तो एक ये कांग्रेस के एक लीडर थे, उन्होंने चलाया था 2005 में माओइस्ट के खिलाफ एक चीज़, मतलब एक तरीके से उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी, ये इंसर्जेंसी है उसको काउंटर करने के लिए, मतलब नक्सलाइट्स जो काम कर रहे हैं वो हैं इंसर्जेंट्स। तो कांग्रेस लीडर थे महेंद्र कर्मा, इन्होंने चलाया था 2005 में। इसका वर्ड का मीनिंग होता है पीस मार्च, शांति एक तरीके से मोर्चा। ओके, ये एक मिलिशिया थी। मिलिशिया बेसिकली हिंदी में कोई वर्ड नहीं है इसका, लेकिन ये एक मिलिट्री फोर्स होती है जो सिविलियन पॉपुलेशन से लाई जाती है, आर्मी से नहीं। ये लोग कौन होते हैं, सिविलियन होते हैं। ओके, तो ये देखो एक ये बोर्ड है, नक्सलवाद से मुक्ति का मूल मंत्र सलवा जुडुम। तो ये ऐसे वहाँ पे मार्केट किया गया था। तो इसमें क्या था कि जो सिविलियन लोग हैं, आम लोग हैं, उनको आर्म ट्रेनिंग देकर, उनको हथियार देकर माओवादियों के खिलाफ यूज़ किया जाता था। लोगों ने तो इसको सपोर्ट किया था क्योंकि वो भी चाहते थे ये चीज़ें ख़त्म हो, लेकिन इसमें क्या थे, लोकल ट्राइब थी, लोकल ट्राइबल यूथ थे। ऐसा नहीं कि बहुत एजुकेटेड या फिर बहुत ट्रेंड लोग, नहीं, लोकल लोग। और 2009 में इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट भी हुआ था सलवा जुदुम के बाद, लेकिन इसमें इश्यूज बहुत हो गए थे। इश्यूज इतने हो गए थे कि वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सिविलियन और मरने लग गए थे। और 2013 में तो महेंद्र कर्मा जिन्होंने स्टार्ट किया था उन्हीं को मार दिया था। तो जैसे मैंने बोला कि सलवा जुडुम जो था इससे तो वायलेंस और बढ़ गया था, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो गए थे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन कर दिया था 2011 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता है, और डायरेक्ट पूरा बैन कर दिया था 2011 में। इन्होंने बोला था कि लोगों को प्रोटेक्ट करना लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोगों को थोड़ी ना ऐसा बना दोगे, सिविलियन आर्मी थोड़ी ना खड़ा कर दोगे, आर्मी अलग है, CRPF है वो अलग है, सिविलियंस को थोड़ी ना आप हथियार दे दोगे। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य की और केंद्रीय सरकार की, अरे ऐसे थोड़ी ना आप दे दोगे किसी और को। लोगों को थोड़ी ना बोल दोगे लो हथियार लो, अपनी सिक्योरिटी के लिए आप खुद फाइट करो, बताओ, ये कोई बात हुई। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो सलवा जुदुम सोल्यूशन की तरह प्रोजेक्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, लेकिन उससे प्रॉब्लम ही हुई है ज़्यादा। फाइनली लास्ट टॉपिक, एक सवाल कि आर्मी को करना चाहिए कि नहीं, आर्मी क्यों नहीं डिप्लॉय करते। तो देखो काफ़ी लोग जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि आर्मी ऐसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए सूटेड नहीं है। उनको ये एसिमेट्रिक मतलब नॉर्मल वॉर क्या होती है, ये दूसरी कंट्री ये कंट्री, अभी क्या है यहाँ पे तो अपने खुद के सिटीजन्स हैं। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया जाता है। तो आर्मी ऐसी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है जहाँ पर अपनी ही टेरिटरी पे और अपनी ही पॉपुलेशन पर काम करना हो या उन पे अटैक करना हो। ये एक उनका आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये कुछ सिक्योरिटी लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें तो आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर में तो अच्छा काम किया है, लेकिन अगर आप वहाँ देखो जम्मू एंड कश्मीर में
वो अपने लोगों के खिलाफ भी है, लेकिन वो इंसर्जेंट्स के खिलाफ भी, जो क्रॉस बॉर्डर बाहर से आ रहे हैं उनके खिलाफ भी लड़ रही है। फिर और भी अगर इसके सपोर्ट में देखें तो तमिल रेबल्स जो हैं वो श्रीलंकन आर्मी ने ही उनको हराया था। ठीक है, तो आर्मी बेस एरिया जो है नक्सल्स का, मतलब जहां पे सबसे ज़्यादा होता है काम, वहां के लिए आर्मी हो सकती है यूज़। ओके, ये दूसरा ओपिनियन है, समझे। तो बात क्या होती है कि नक्सल को, ये जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो बोलते हैं, इनका मेन ये कहना है कि नक्सल जो हैं वो हमारे लोग हैं एक तरीके से, है ना, इंडियन सिटीजन्स ही हैं। और ये लोग सेसेशन भी नहीं मांग रहे, मतलब अलग नहीं होना चाहते, इनको बस अपना हक चाहिए, अपना पॉलिटिकल वो चाहिए, अपना पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे। तो ये लोग भारत से अलग नहीं होना चाहते, तो इसीलिए आर्मी को झिझकते हैं लोग यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। फिर यहाँ पे एयरफोर्स हेल्प करती है, मैं एक बात आपको बता दूँ, बट वो सिर्फ लॉजिस्टिकली हेल्प करती है, मतलब हेलीकॉप्टर आएंगे, सर्वेलेंस करके जाएंगे, नज़र करके जाएंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट सामान छोड़ना हो वो करके जाएंगे, लेकिन हमला नहीं करेंगे। तो ये कहना है, दो आर्ग्यूमेंट है। और भी अगर इसके बीच में देखें तो देखो, पुलिस फोर्स से तो ज़्यादा ही आर्मी ट्रेंड है, राइट, ज़्यादा हथियार आर्मी के भी पास हैं। और जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी आर्मी को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है इंसर्जेंट से लड़ाई करने का। नॉर्थ ईस्ट में भी आर्मी डिप्लॉय होती है, तो नक्सल में क्यों नहीं, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। फिर एक बैलेंस्ड ओपिनियन अगर देखें तो आर्मी को आप हर बार नहीं यूज़ कर सकते, आप क्या कर सकते हो, उनको मेजर मेजर ऑपरेशंस में डाल सकते हो, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हो कि आर्मी अगर जाए एरिया में और पहले वो मेजर मेजर अटैक कर दे, बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं उन पे अटैक कर दे, फिर उससे क्या एक बेस बन जाएगा। बेस कैसे, जब लीडरशिप वीक हो जाएगी, बड़े बड़े बेसिस पे अटैक कर दोगे, उनकी जो सप्लाईज हैं हथियारों की, एक्सप्लोजिव्स की, जब आप वो तोड़ दोगे तो लोग क्या करेंगे, फिर उनका सपोर्ट का मोरल कम हो जाएगा, लीडरशिप टूट जाएगी। तब आके पुलिस फोर्स जो है फाइनल अपना काम करे, मतलब बैलेंस दोनों का। कुछ कुछ काम के लिए आर्मी सूटेड है, आप उस आर्मी को वहां डालिए, कुछ कुछ काम के लिए पुलिस सूटेड है, आप वहां पे सिर्फ पुलिस को डालिए। तो अभी शॉर्ट टर्म में आर्मी को यूज कर सकते हो, लेकिन इन दी एंड वहां पे आर्मी रह नहीं सकती है। ठीक है, छोटे छोटे जो ऑपरेशंस हैं और जो हाई इम्पैक्ट ऑपरेशंस हैं, मतलब जहां से रिजल्ट बहुत बड़ा निकल आए और जहां पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्मी जैसे लेवल की वो चाहिए, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ताकत। तो ये कोई दो राहें नहीं है इसमें कि आर्मी हमेशा वहाँ रहेगी, नहीं, आर्मी हमेशा नहीं रहेगी। पुलिस फोर्स ही लोगों का ट्रस्ट जीतेगी, पुलिस फोर्स पे ही लोग भरोसा करेंगे। आर्मी आके चली जाएगी ना, आर्मी का वो काम ही नहीं है, आर्मी का काम है बाहर के जो थ्रेट्स हैं उनसे बचाना। तो पुलिस फोर्स ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। बट जब तक पुलिस फोर्स के पास इतनी ताकत नहीं आती, जब तक वो इतने ट्रेन नहीं हो जाते, तब तक आर्मी का आप हेल्प ले सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी डिप्लॉय कर दी। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रे हाउंड हैं जो आंध्रा के, उनके जैसा स्पेशलाइज यूनिट हर कोई स्टेट नहीं बना पा रहा है। इसीलिए सरकार जो है, केंद्रीय सरकार ट्रेनिंग के अंदर हेल्प करती है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आर्मी को डायरेक्ट आप डिप्लॉय ना करें। ये अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। तो ये कंक्लूजन एक तरीके से कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए आर्मी यूज़ हो सकती है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए नहीं। फाइनल सोल्यूशन पुलिस फोर्स का ही है, क्योंकि पुलिस फोर्स ही वही रहेगी ना, आर्मी तो चली जाएगी आके। तो आर्मी जो है, कंक्लूजन में आपको बता दूं तो आर्मी डिप्लॉयमेंट एकदम लास्ट वो होना चाहिए कि जब पुलिस फोर्स के एकदम थक गई है, हार गई है, कुछ नहीं आता, हो गया, अब खत्म, पुलिस फोर्स से कुछ नहीं हो रहा अब, तो लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी ऑप्शन के तौर पे आप आर्मी डिप्लॉय कर सकते हो। बट वजह क्या है कि सरकार भी इसको वो नहीं करती प्रमोट, बिकॉज यहाँ पे सिटीजन्स ही हैं वो। तो तीन तरीके हो सकते हैं देखो, एक तो आर्मी को कॉम्प्लीमेंट्री वे में यूज़ करा जाए पुलिस फोर्स के साथ, या फिर आर्मी पूरा ट्रेन करे उसको, पैरामिलिट्री को, तीसरा आर्मी डिप्लॉय करी जाए। तो इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। आई थिंक पहला और दूसरा काफ़ी अच्छा है कि
जहाँ जहाँ आर्मी का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ वहाँ किया जाए, बहुत ही थोड़े ऑपरेशंस के लिए और बड़े ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद पुलिस फोर्स वहाँ पे आके मेंटेन करके रखे पीस, ऐसे कर सकते हो। तो देखो ये अजीत कुमार डोवल हैं, तो इन्होंने भी यही कहा है कि देखो पहली बात तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है आर्मी भेजने का, तो इससे क्या है कि नक्सल एरिया में अगर भेजी जाए तो सिर्फ कुछ प्री कंडीशंस के बाद, क्योंकि आर्मी की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, इसके पास मैन पावर ज़्यादा है, जो इनके जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रेंड हैं, लेकिन नेगेटिव क्या है, उनको टेरेन की नॉलेज नहीं है और उनको सोशियो इकोनॉमिक रीजन जो प्रॉब्लम है उनका भी पता नहीं है। तो आर्मी क्या है पता, ओवरकिल पे चली जाए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ही काम कर जाए जाके, और यही चीज़ें माओइस्ट को चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे जन अदालत करते हैं ना माओइस्ट, कंगारू कोर्ट मैंने आपको बताया था, तो वहां पे भी हमला कर देगी आर्मी, राइट? या फिर हमला नहीं, मतलब उनको पूरे को उठा लेगी एक साथ कि चलो अब तो तुम सारे माओवादी हो। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से, दिस इज़ माई ओपिनियन, ठीक है, प्लीज़ डू रिमेंबर दैट, ये मेरा ओपिनियन है कि आर्मी को आप ट्रेन कर सकते हो, आर्मी को आप लोकल इंटेलिजेंस दे सकते हो, जो सीआरपीएफ है या फिर जो भी सीएपीएफ हैं उनका सपोर्ट लेके, लोकल स्टेट पुलिस का इंटेलिजेंस लेके आर्मी को सपोर्ट किया जा सकता है। एक अधिकारी रह सकता है स्टेट पुलिस का आर्मी की यूनिट के साथ, जो उनको बताए। तो ये सब चीज़ें हैं, बट इन दी एंड सरकार यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर रही है, तो आप भी बोलिए कि ये रीज़न आप दे के बोल सकते हो कि इट इज़ अप टू दी कंडीशन, इट इज़ अप टू दी सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, उस पर डिपेंड रह के ही आर्मी डिप्लॉय करी जाए। और आप यही लिखो, मैं ये एडवाइस करूंगा, अगेन दिस इज माय ओपिनियन, अगर ऐसा कुछ आंसर आता है तो आप प्लीज़ यही लिखो कि वो लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर आप उसको लगा सकते हो, दैट्स इट। और आप ये भी बोल सकते हो कि आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ किया जाए, सीआरपीएफ को, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो ऐसे आप इसका एक बैलेंस कंक्लूजन लिखो। और मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, ये भी एक ओपिनियन है, कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो बोलते हैं वही लिखो ज़्यादा। अगर आप, क्योंकि हमें हर चीज़ नहीं पता है, सरकार को पता है, सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है। तो मिस्टर अजीत डोवल बोल रहे हैं तो यार कुछ लॉजिक ही होगा बात में, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, हमें क्या करना है, आपको बस ये लिख देना कि इट शुड बी डिप्लॉयड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, और आर्मी कैन बी यूज टू ट्रेन पीपल, दैट्स इट। डिप्लॉय मत करो, क्योंकि ये भी ऑफिशियल है स्टेप, तो आप भी मत करो उसको, लेकिन आपको जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी थी तो मैंने आपको बता दिया। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। फटाफट से एक बार देख लेते हैं रिकैप करके। पहले हमने देखा सरकार द्वारा जो स्टेप्स हैं, फिर हमने पहले एनेक्डोट और पर्सपेक्टिव से, बैकग्राउंड से शुरू किया, रिपोर्ट थी, उन्होंने क्या कहा, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, स्कीम्स देखे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, उसके अंदर एसआरई आती है, ओके, एससी बहुत सारी आती है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कहीं पे तो लिखा है, हाँ ये रहा एसआरई, ठीक है। उसके बाद एससी स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोर्टिफाई करना है पुलिस स्टेशन को, मीडिया प्लान है, सिविक एक्शन प्लान है, तो ये सारी स्कीम्स हैं। अदर मेजर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, 14 फाइनेंस कमीशन से क्या रिलेशन है, और ये बहुत अच्छा एक वो क्या बोल सकते हैं आप इसको, स्ट्रैटेजी है समाधान। फिर एक डिवीज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सक्सेस केस स्टडीज़ संदेश की है, आंध्र प्रदेश की है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। आउटकम्स क्या है, बहुत सारा वायलेंस कम हो गया है, ट्राई जंक्शन पे भी डिस्ट्रिक्ट कम हो गए हैं जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है। फिर जो वायलेंस है और फेटालिटीज़ है वो भी कम हो गई है। वे फॉरवर्ड में क्या है, डेवलपमेंट क्या सोल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी सोल्यूशंस क्या हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं आप। फिर हमें ट्राइबल्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि वो क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका बहुत डिफरेंट कल्चर रहा है। पॉलिसी चेंजेस क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया। अदर मेजर्स, फाइनेंस को उनको रोको। फिर सलवा जुलूम, इसको समझा, ये क्यों ख़त्म हो गया इसको समझा। उसके बाद आर्मी का रिलेशन, ओके। चलो, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ा सा लंबा हुआ है, 20 मिनट ज़्यादा हो गया, 1 घंटा मैं सोच रहा था,
लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको मैं फटाफट पढ़ा दूँ तो कोई मतलब नहीं है, तो 20 मिनट ज़्यादा ले लिए, माफ़ कीजिएगा। बट प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, और कैसा चल रहा है वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलो, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।